हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल डैट इज अभिलाषा व्लॉग्स। तो आज है फ्राइडे और कल शिवरात्रि है, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं इन एडवांस। तो आज मैं आपके सामने अपनी साइंस टीचिंग बुक लेके आई हूँ। प्रैक्टिकल की MGKVP महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बीएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स डेट कभी भी आ सकती हैं। 3-4 दिन पहले से ही सर ने ऐसा बोल दिया है कि डेट कभी भी आ सकती है। एक्सपेक्टेड है 27 फरवरी से होना और 20 फरवरी तक भी टाइम टेबल आ सकता है। तो बस ऐसा मान के हम सब चल रहे हैं कि 27 फरवरी से पेपर हो सकता है, क्योंकि होली 8 मार्च को है, तो हो सकता है कि होली के पहले पेपर हो जाए। तो आज मैं साइंस टीचिंग के कुछ चैप्टर्स के कुछ टॉपिक को डिस्कस करने आपसे आई हूँ। तो अगर आप भी बीएड थर्ड सेमेस्टर के हैं और स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे आपका भी कुछ ना कुछ रिवीजन होगा और आपके डाउट्स क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह के जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं वीडियोस डाल रही हूँ एज अ रिवीजन आपके लिए, उसकी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो देखिए, इसमें मैं जो साइंस टीचिंग का फर्स्ट चैप्टर मैंने ओपन किया है और इसमें मैंने टॉपिक खोला है सहसंबंध, यानी कि कोरिलेशन। तो अभी मैं मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ रही थी और उसमें भी मुझे फर्स्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक में कोरिलेशन ही मिला, यानी कि सहसंबंध। तो देखिए, मैथ्स और साइंस में मैंने देखा ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 4-4 चैप्टर दोनों में, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का कोरिलेशन, तो ये मैथ में भी यही है, साइंस में भी यही है, तो थोड़ी सी चीज़ें आपकी कॉमन हो जाएगी। तो देखिए, इसमें यहाँ सिंपल सा कोरिलेशन का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। सहसंबंध का अर्थ तो सीधा साधा मतलब है सहसंबंध, यानी कि सहसंबंध, सह प्लस संबंध, आपस में संबंध जो होता है वही हमारा सहसंबंध होता है। कोरिलेशन, को प्लस रिलेशन, रिलेशन का मतलब तो रिलेशन है, को रिलेशन यानी आपस में जो रिलेशन है उसे ही हम सहसंबंध कहते हैं। तो सीधा सा मतलब होता है कि मैथ या साइंस दोनों के लिए मैं आपको समझा रही हूँ मैथ या साइंस टीचिंग में आप ये कह सकते हैं कि मैथ और साइंस टीचिंग में क्या मतलब है कोरिलेशन का, यानी सहसंबंध का। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई मैथ को हम ये दिखाएंगे कि मैथ और सब्जेक्ट से या हमारी जनरल लाइफ से किस तरीके से रिलेटेड है, और सेम चीज़ साइंस जो है वो भी हमारी जनरल लाइफ में या फिर और सब्जेक्ट से किस तरह रिलेटेड है, उनका दूसरे सब्जेक्ट से क्या संबंध है, वही हमारा सहसंबंध कहलाता है। तो यहाँ देखिए, 2-3 डिफिनेशन इन लोगों ने दिए हैं कि जैसे लैथरॉप, जॉन लॉक, ये उन लोगों उसमें भी दिया हुआ है सेम, कि लैथरॉप का कहना है कि सहसंबंध से दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता चलता है। मतलब सहसंबंध से दो चरों में पाई जाने वाली संयुक्त यानी आपस के संबंध का पता चलता है। फर्ग्यूसन का कहना है कि सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। और जॉन लॉक का कहना है कि पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच में आमने सामने का संबंध सहसंबंध कहलाता है। तो ये 3 डिफिनेशन है, लैथरॉप की, फर्ग्यूसन की और जॉन लॉक की। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सहसंबंध के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो देखिए, 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इंसिडेंटल, दूसरा होता है सिस्टमेटिक। तो देखिए, इंसिडेंटल में क्या होता है, इंसिडेंटल में जैसे कोई टीचर है और वो क्लास में पढ़ा रहा है, अब पढ़ाते पढ़ाते अचानक से वो अपने सब्जेक्ट को किसी दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके बच्चों को एग्जाम्पल देने लगता है, तो वो हमारा इंसिडेंटल यानी कि आकस्मिक सहसंबंध होता है। कि सपोज मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ और मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते मैंने इसमें सोशल साइंस का या फिर सिविक्स का या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट का कुछ ऐसा रिलेशन जोड़ दिया कि देखो जैसे उसमें ऐसा होता है ना, वैसे ही इसमें ऐसा होता है। तो मतलब मैंने इसमें पहले से सोच के नहीं आई थी, अचानक से मुझे ऐसा लगा कि ये तो यहाँ मैं यूज कर सकती हूँ एग्जाम्पल, तो मैंने वो बच्चों को बता दिया। तो ये इंसिडेंटल कोरिलेशन होता है। सिस्टमेटिक कोरिलेशन क्या होता है कि उसमें टीचर घर से ही या क्लास के पहले से ही ये सोच के आता है कि आज बच्चों को मुझे ये पढ़ाना है, और उसमें मैं बच्चों को ये चीज़ उनको एज एन एग्जाम्पल बताऊंगी कि ये ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसा होता है, तो उनको वो समझने में थोड़ा इजी होगा, थोड़ा सा उन्हें समझने में इंटरेस्टिंग होगा। तो उस तरीके से वो सोचते हैं कि इसे मैं उन्हें एग्जांपल देके बताऊंगी। तो जो पहले से प्री प्लान्ड होता है कि बच्चों को ये मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी कि उसमें ऐसा होता है, तो मैथ्स में भी ठीक उसी तरीके से ऐसा होता है या साइंस में,
तो वो जो प्री प्लान्ड कोरिलेशन हमारा होता है वो हमारा सिस्टमेटिक कोरिलेशन में आता है। तो एक होता है इंसिडेंटल कोरिलेशन, एक होता है सिस्टमेटिक कोरिलेशन। उसके बाद देखिए इसमें दिया हुआ है कि कोरिलेशन ऑफ साइंस विद अदर सब्जेक्ट। तो अदर सब्जेक्ट में कैसे इनका कोरिलेशन है, तो पहली चीज़ है इसमें देखिए एकीकृत उपागम। तो इनका क्या कहना था कि साइंस को अलग अलग शाखाओं में ना बांटकर एक पढ़ा जाए। जैसे साइंस को जूलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में मत बांटिए, साइंस को सिर्फ एक साइंस आप बना के रखिए। तो ऐसा कहना है एकीकृत उपागम का। और अनुशासनात्मक उपागम का क्या कहना था कि ये बिल्कुल अपोजिट है कि साइंस को अलग अलग भागों में आप बांट के पढ़िए, क्योंकि मतलब उनका अनुशासनात्मक उपागम का ऐसा कहना है कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा लगता हो, बायो ना अच्छा लगता हो, या जूलॉजी बॉटनी पसंद हो, फिजिक्स ना पसंद हो। तो आप साइंस को अलग अलग पार्ट्स में ही रखिए, जिससे बच्चे को जो पसंद हो वो उस चीज़ को पढ़ सके। उसके लिए हर सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी ना हो। तो एकीकृत उपागम में हर चीज़ को उन्होंने कहा कि साइंस को अलग अलग पार्ट में डिवाइड मत करिए, साइंस को सिर्फ एक रखिए, उसके ब्रांचेस मत बनाइए। और अनुशासनात्मक उपागम में उन्होंने कहा कि साइंस को ब्रांचेस में ही रहने दीजिए, जिससे बच्चों को जो ब्रांच पसंद है वो अपनी मर्जी से पढ़ सके। जैसे आप देखते होंगे अगर कोई बच्चा साइंस का है, वो एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर सकता है ना, जूलॉजी से, बॉटनी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी वो साइंस का ही स्टूडेंट कहलाता है कि उन्होंने साइंस में एमएससी की है। वो अलग बात है कि जो सब्जेक्ट उन्हें ज़्यादा सुटेबल लगा, जो उन्हें ज़्यादा समझ में आता, उससे उन्होंने एमएससी की। तो उनका कहना था अनुशासनात्मक उपागम में कि साइंस को ब्रांचेस में ही आप रखिए, जिससे जिस बच्चे को जो कन्वीनियंट लगे, जो उसे पढ़ने में ईजी हो, उसे समझने में ईजी हो। देखिए पढ़ाई का मेन मोटिव क्या होता है, ये नहीं कि उसने ये लिया है तो मैं ये लूँ, उन्होंने ये लिया है। जो मुझे पढ़ने में सुटेबल लगे, जो मुझे समझ में आए, जो मेरे दिमाग में घुसे, वो ही सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो। ये नहीं देखना है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, वो क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या मेरे घर में कौन क्या पढ़ रहा है, मेरे अगल बगल क्या नहीं। जो सब्जेक्ट मुझे ईजिली समझ में आ रहा है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मैं सब पढ़ रही हूँ और मुझे वो समझ में आ रहा है, मेरे पल्ले पढ़ रहा है, वो सब्जेक्ट ही लेके पढ़ना चाहिए। तो इसलिए साइंस की इन्होंने कहा कि आप अलग अलग ब्रांचेस रखिए, जिस बच्चे को जो कन्वीनियंट लगेगा वो उस ब्रांच को लेके आगे पढ़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इसमें है कि साइंस का क्या संबंध है दूसरे सब्जेक्ट से। तो साइंस का देखिए भौतिक विज्ञान से संबंध बताया। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि भौतिक विज्ञान की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, भौतिक राशि, इन सब का अध्ययन साइंस में हम करते हैं। फिर विज्ञान का रसायन विज्ञान से क्या संबंध है, देखिए विज्ञान ही है लेकिन अलग अलग ब्रांचेस से भी क्या संबंध है। तो कार्बनिक, अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो ब्रांचेस होती हैं, और उससे हम डे टू डे लाइफ में हम कैसे रिलेटेड हैं। तो देखिए कह रहा है कि खाद्य, वस्त्र, परिवहन, कपड़े, औषधि, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। ये तो है ना कि रियल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे आपकी केमिस्ट्री ना हो। और केमिस्ट्री क्या है, वो तो आपकी इनडायरेक्टली साइंस ही है। फिर जीव विज्ञान से क्या संबंध है, तो हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हमारे आसपास जो भी एनिमल्स है, वो जो भी अपनी डेली रूटीन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड है। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान से क्या संबंध है, तो जीव विज्ञान में जीव के बारे में बात करते हैं, वनस्पति विज्ञान में वनस्पति यानी प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, और प्राणी विज्ञान में भी हम एनिमल्स के ही बारे में बात करते हैं। तो ये सब चीज़ें हम नॉर्मल हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में होती हैं, इनसे हम भाग नहीं सकते। तो साइंस कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ है जिससे आप बच ही नहीं भाग सकते। आप साइंस पढ़ने से बच सकते हो, लेकिन साइंस हमारी डे टू डे लाइफ से कहीं बाहर नहीं जा सकता है। उसके बाद देखो क्या है, विज्ञान का भाषा से संबंध। तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा सा टॉपिक लगा, उसमें भी, मैथ्स में भी, इसमें भी, कि उसका है ना, इसमें ऐसा कहना है कि विभिन्न लेखों और कहानियों में भी विज्ञान की शब्दावली का प्रयोग मिलता है। इनका कहना है कि देखिए भाषा और साहित्य की अगर हम बात करें तो भी मतलब ऐसा है कि हमें कहीं भी हम साइंस से बच नहीं सकते। कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं नॉर्मल लिटरेचर में भी जहाँ साइंस के वर्ड यूज होते हैं, तो अगर हम साइंस से नहीं हम अच्छे तरीके से फैमिलियर हैं तो उन चीज़ों को हम नहीं समझ सकते हैं। तो यानी लिटरेचर में भी हमारा साइंस का यूज होता है। इतिहास से सहसंबंध, तो यहाँ पे देखिए पनामा नहर में फ्रांसीसी व्यक्तियों की असफलता का कारण मलेरिया का होना था। इतिहास में मानव संस्कृति सभ्यता का वर्णन रहता है, और विज्ञान में भी विभिन्न प्राणियों के उद्भव, विकास और अनुवांशिकी सिद्धांतों का वर्णन है। इस मतलब जो भी हम एक तरीके से जो भी आदि मानव से हम यहाँ आज तक पहुँचे हैं, तो इनका कहना है कि वो भी हमारा क्या है, इसी के थ्रू है कि हम साइंस के ही थ्रू हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उसमें भी पहले जैसे कुछ नहाते थे, फिर जंगली फल खाना स्टार्ट किया, फिर आग जलाना शुरू किया, फिर पकाना शुरू किया, फिर कपड़े के काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशन हुए। तो ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं साइंस से ही रिलेटेड है।
गणित से सर संबंध क्या है कि गणित से तो है ना, साइंस और मैथ का तो बहुत भाई भाई वाला रिश्ता है, तो उससे आप नहीं बच सकते हो। तो मैथ्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसमें साइंस का यूज होता है। ये अलग बात है कि साइंस में मैथ का यूज ज़्यादा होता है, लेकिन मैथ में भी साइंस का यूज होता है। विज्ञान का भूगोल से सहसंबंध तो देखिए, जलवायु में परिवर्तन, जीव जंतु में जो भी चीज़ें हो रही है तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी भूगोल, क्लाइमेट चेंज जो है वो हमारा साइंस से ही रिलेटेड है। तो ये हमारा साइंस से सहसंबंध था। विज्ञान का कला से क्या सहसंबंध है, तो उसमें यह है कि देखिए साइंस में क्या होता है, फिगर के बारे में तो आप जानते हैं, अलग अलग टाइप के फिगर होते हैं जो कि फिजिक्स में भी होते हैं, केमिस्ट्री में भी होते हैं, बट केमिस्ट्री और बायो को तो आप बिना फिगर के सोच ही नहीं सकते हो। तो ये सब जो चीज़ हम बना रहे हैं, आपने देखा होगा, जैसे मेरी आर्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, लेकिन जब मैं केमिस्ट्री मैंने लिया था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो मुझे फिगर बनाने ही बनाने, उससे मैं बच नहीं सकती हूँ। तो उस टाइम मतलब आर्ट्स अगर जिनकी अच्छी है, या स्पेशली जो बायो के बच्चे होते थे, तो उनको तो इतना ज़्यादा फिगर बनाना होता था कि उनकी आर्ट अगर अच्छी है तो उन्हें ये मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिल जाते थे। जैसे मेरा मैथ्स था तो मेरी आर्ट्स अच्छी नहीं थी, तो जो मुझे केमिस्ट्री में फ़िगर बनाना होता था, मैथ्स के जो हम बच्चे थे उनसे ज़्यादा नंबर फिगर्स बनाने में जो बायो के स्टूडेंट्स थे उनको मिलता था, क्योंकि वो बायो में इतने सारे फिगर बनाते थे कि केमिस्ट्री का फिगर तो वो यूँ ही बना देते थे, और हम लोग मैथ्स वाले थे तो मैथ्स में तो फिगर से हम डील ही नहीं करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आर्ट्स की मतलब ये चीज़ आ जाती है कि अगर आपकी आर्ट्स अच्छी है तो कहीं ना कहीं साइंस में आपको आपके लिए अच्छा है, यूज़फुल है आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि आधुनिक जीवन शैली में विज्ञान का महत्व क्या है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में साइंस का क्या यूज है। तो पहला देखिए एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, तो देखिए फर्टिलाइज़र है और कई तरीके के कीटनाशक है, ये उर्वरक हैं, ये सब जो भी चीज़ें हैं खेती में कि हम किस समय कौन सी चीज़ हमें उगानी चाहिए, उसमें क्या फर्टिलाइज़र डालना चाहिए, तो कहीं ना कहीं देखिए ये सब चीज़ें क्या है, हमारी साइंस से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं साइंस आपका एग्रीकल्चर की फील्ड में भी आता है। फिर नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। रिसर्च कितना अच्छा ये वर्ड लगता है सुनने में। पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च एक ब्रह्मास्त्र की तरह होता है कि रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी स्टूडेंट है, तो रिसर्च, अगर आप साइंस के बारे में बात कर रहे हो और आपने रिसर्च के बारे में बात नहीं की तो आप आर्ट्स के ही स्टूडेंट माने जाओगे, क्योंकि साइंस इज इनकम्प्लीट विदाउट रिसर्च। तो अगर आप साइंस के फील्ड में हो और अगर आप पीएचडी कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तो आप वाकई बहुत हाई लेवल के अच्छे काम कर रहे हो, क्योंकि कुछ भी नया इन्वेंट करना यही तो साइंस है, और वो आपका रिसर्च में होता है। तो रिसर्च के क्षेत्र में क्या है कि रिसर्च से तो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, तो उसमें तो आप बिना साइंस के फील्ड में अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो बिना साइंस के तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते हो। तो इनका ये कहना है कि डे टू डे लाइफ में जो भी रिसर्च हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे साइंस से रिलेटेड है। ठीक, तो रिसर्च देखिए ज़्यादातर इसी चीज़ में होती है ना, आर्ट्स में भी होता है, लेकिन साइंस में जो हम नया कुछ बना रहे हैं तो वो तो हमारा रिसर्च होता ही है। उसके बाद इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो इसमें देखिए सीमेंट, बालू, करा, मिट्टी, जो भी चीज़ें होती हैं और बनाने के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे लोहा, हल्की धातु, लकड़ी, प्लेटफॉर्म, ये सब सुंदर भवन बनाने में जो भी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है वो नो डाउट हमारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, तो वो तो साइंस ही है एक तरीके से। ठीक है, फिर इन द फील्ड ऑफ हेल्थ केयर, तो जो भी मेडिसिन बनती है उसमें जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं, कभी कोई आप मेडिसिन देखो और उसका आप अगर टैबलेट का आप रैपर लेते हो, उसमें पीछे इंग्रेडिएंट देखोगे तो 90% आपको बायो और केमिस्ट्री के इंग्रेडिएंट देखने को मिलेंगे। तो मेडिसिन भी कहीं ना कहीं आपकी साइंस से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो ये भी देखिए ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, सब क्या है, साइंस का ही तो इन्वेंशन है ना। फिर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो देखिए कह रहा है मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह साइंस ही के स्टूडेंट ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद है रक्षा और परमाणु के क्षेत्र में इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एटॉमिक एनर्जी, तो देखिए उसमें क्या होता है कि डिफेंस के क्षेत्र में जो भी राइफल वो लोग यूज कर रहे हैं, जो भी बम्स यूज कर रहे हैं, जो भी एटम बम वगैरह यूज हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारा साइंस ही होता है कि उसमें क्या हम ऐड कर रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा दूर तक जाए, साइंस के ही बेस पे वो भी काम करता है। फिर है इन द फील्ड ऑफ स्पेस, तो स्पेस में के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो अगर आपने मिशन मंगल देखी है तो आप समझ सकते हैं कि ये जो मार्स पे हमारा जो ऑर्बिट, उसके मार्स के ऑर्बिट पे जो भी चारों तरफ चक्कर लग रहा था,
जो भी इन्होंने यहाँ से अपने सैटेलाइट को भेजा था मार्स ऑर्बिट पे, तो वो कहीं ना कहीं साइंस का ही कंट्रीब्यूशन था। और अगर आपने मिशन मंगल देखी है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको देखने के बाद एक साइंस के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट अपने मन में भर जाएगा कि देश के लिए वो जो भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं साइंस फील्ड की वजह से, तो आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार क्या है ये। तो आपको लगेगा साइंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी साइंस लेना चाहते हैं या जिन्होंने लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी पढ़ाई पे गर्व करने के लिए मिशन मंगल ज़रूर देखनी चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, जो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, वो है मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियर टर्म्स। समझ में आया? उद्देश्यों को व्यावहारिक पदों के रूप में लिखने की विधि। बीएड है ना, हिंदी तो गजब की हिंदी है भाई उसकी, इतनी बोरिंग है कि पूछो मत। तो यहाँ देखिए, मैं थोड़ा डिटेल में आती हूँ। वो 3 है, रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर एंड RCM। ये तीनों मैथ्स में भी है, 4th चैप्टर में है, जिसको अभी मैंने नहीं रीड किया है सही से। जब मैं उसे करूँगी तो मैं देखूँगी कि सेम है या कुछ चेंज है। तो रॉबर्ट मेगर, रॉबर्ट मिलर, RCM। मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ कि देखिए रॉबर्ट मेगर क्या है। रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक इन 2 पक्षों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था। कॉग्निटिव यानी कि ज्ञानात्मक, और भावात्मक यानी कि आपकी फीलिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इमोशनली। ज्ञानात्मक और भावात्मक इन 2 पक्षों पे उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था रॉबर्ट मेगर ने। 1962 में रॉबर्ट मेगर ने भी काम किया था, 1962 में ही रॉबर्ट मिलर ने भी काम किया था। इन्होंने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था, जबकि रॉबर्ट मिलर जो है उन्होंने ज्ञानात्मक या भावात्मक पक्ष पे नहीं बल्कि क्रियात्मक पक्ष पे जोर दिया था। ठीक है, रॉबर्ट मेगर ने ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष पे जोर दिया था, रॉबर्ट मिलर ने क्रियात्मक पक्ष पे जोर दिया था। दोनों ने 1962 में किया था। अब इनका देखिए कहना है कि रॉबर्ट मेगर जो थे, इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, याद रखिएगा, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो किया था ज्ञानात्मक पक्ष के लिए। तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष में ये यहाँ पे ऐसे टेबल आपको दी हुई है। तो ज्ञानात्मक पक्ष में ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थी वो ये था कि 6 चीज़ें हैं: ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। क्या है? ज्ञान, प्रयोग, बोध, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। ये इन्होंने 6 चीज़ें बोली थी। उसके बाद रॉबर्ट मिलर का है, तो उन्होंने क्रियात्मक पक्ष के बारे में बात की थी और इन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को फॉलो नहीं किया था। क्रियात्मक पक्ष में इनका देखिए था कि सहज अंग संचालन, आधारभूत अंग संचालन, शारीरिक योग्यताएं, कौशल युक्त अंग संचालन और सांकेतिक संप्रेषण। तो इन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की थी। RCM क्या था? रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, RCEM, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन मैसूर। तो इनका क्या कहना था? इन्होंने क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक तीनों पक्षों को आपस में जोड़ लिया और इन्होंने क्या कहा कि तीनों को मिला के काम करना चाहिए। तो इन्होंने क्या कहा कि ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जो थी, जिसमें 6 चीज़ें थी, ज्ञान था, बोध था, प्रयोग था, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, उसमें से संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन इन 3 को एक में मिला के इन्होंने सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी बना दिया। और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बोध था उसको इन्होंने समझ बना दिया। तो अब हो गया ज्ञान, समझ, प्रयोग और क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मक। तो बस ये RCEM था, ख़त्म हो गया। गुण दोष दिए हुए हैं RCM के 2-2-3 थे। तो ये एक छोटा सा फर्स्ट चैप्टर का मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और अब जब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब मैं अपने BEd के टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं 2nd चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूँ
और उसमें मैं थोड़े से क्विक रिवीजन के साथ मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। तो आप सभी को कल शिवरात्रि है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी हम सबका दिन अच्छा करें, हमारे पेपर अच्छा करें, हमारे अच्छे नंबर आएँ। बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि पेपर हमारा अच्छा जाए। और शिवरात्रि का मैं एक छोटा सा अपना वीडियो बनाऊँगी जब मैं नीचे का अपना मंदिर आज क्लीन करने जा रही हूँ थोड़ी देर में, और कल मंदिर का, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।